हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स नेवर क्राउडेड। यानी कि देखो, आप सब लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। आप सब लोग वही आर.डी. शर्मा या वही रेफरेंस बुक कंसिडर कर रहे होंगे, या कोई आप जिस कोचिंग से आप कोचिंग ले रहे हो वहाँ पे आपके कितने सारे क्लासमेट्स या कितने सारे फेलो होंगे जो उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कई सालों से लगे होंगे, कई अभी फ्रेशर होंगे। यानी कि आप जिस जगह पर हो उस जगह पे आपके साथ में हज़ारों लाखों की भीड़ है। तो आपको वो एक सीट जो आपको चाहिए, वो एक सीट पाने के लिए एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा करोगे ना वो ही आपको वो एक सीट दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि उस जगह पे भीड़ कम होगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कर रहे हो ना वो कम भीड़ करेगी। ठीक है, वो वही गिने चुने लोग करेंगे जो सीट को डिजर्व करते हैं, सीट पाने के हकदार हैं और सीट पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपने भी वो एक्स्ट्रा माइल चलना है, क्योंकि वहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या एक्स्ट्रा करना है या आपने सोचना है आप क्या अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जो आपको उस भीड़ से अलग करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स 3-phase सीज़फायर प्लान, बोल रहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन का 3 चरणों में होने वाला सीज़फायर मतलब युद्ध विराम का जो प्लान है, किसके लिए? फॉर गजा गॉट अ मेजर बूस्ट ऑन मंडे विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आस्किंग इजराइल एंड हमास टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो बोल रहे हैं कि इस प्लान को गजा के लिए इन्होंने 3 का 3 चरणों में होने वाला सीज़फायर का प्लान बनाया। इसको मेजर बूस्ट मिलना मतलब उसको प्रोत्साहन मिला, सबसे बड़ा प्रोत्साहन उसको कब मिला? सोमवार को। क्या हुआ? जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पारित करके बोला कि भाई इजराइल और हमास को अब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। द यूएस सेज इजराइल हैज ऑलरेडी अग्रीड टू द डील लेड आउट इन द रेजोल्यूशन। बोल रहे हैं यूएस ने कहा कि भाई इजराइल ने तो ऑलरेडी इस डील को, जो इसमें बोली गई है ना कि पहले चरण में ऐसे चलेगा, दूसरे चरण में, तो उसमें जो अब जाहिर सी बात है सीज फायर है वो अपनी डिमांड्स पे है, वो अपनी डिमांड्स पे तो कुछ दोनों की डिमांड्स मिला जुला कुछ वहां पे करने की कोशिश की होगी। तो बोल रहे हैं कि इजराइल ने ऑलरेडी इस प्लान को अग्री कर दिया है। ठीक है, ऐसा यूएस का कहना। एडिंग दैट हमास टफ पोजिशन वॉज द मेन हिंड्रेंस टू द सीज़फायर, और जो कि साथ में क्या कहता है कि भाई जो हमास ने टफ पोजिशन मतलब अपना कठोर रवैया इख्तियार कर रखा है ना कि नहीं हम नहीं रोकेंगे या हम उनको रिलीज नहीं करेंगे उनके हॉस्टेजेस को, यही एक हिंड्रेंस मतलब अवरोध है इस युद्ध विराम। This is the second time since the war began on October 7, 2023 that the UNSC is calling for a Gaza ceasefire। और ये दूसरी बार कब से? 7 अक्टूबर 2023 से, जब से ये युद्ध शुरुआत हुई है तब से लेके दूसरी बार है कि UNSC ने गाजा में सीज फायर की डिमांड करी है। इन मार्च द काउंसिल्स कॉल वॉज इग्नोर्ड बाय इजराइल। मार्च में भी उनने कॉल करा था, मार्च में भी उनने आह्वान किया था कि भाई सीज फायर करो, लेकिन इजराइल ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। इफ द यूएस हैड एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग देन, उस समय क्या हुआ था कि यूएस ने वोटिंग करने से मना कर दिया था, उन्होंने बोला था कि हम इसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि भाई इजराइल के साथ में गलत हुआ है तो वो अपना रिटेलिएशन कर रहे हैं और उसका उनको पूरा अधिकार है अपने बाउंड्रीज को बचाने का, और उनके हॉस्टेजेस जो है वो छूटने चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे यूएस ने इसके अंदर वोटिंग करने से अपने आप को रोका था। तो इस बार लेटिंग द रेजोल्यूशन पास दिस टाइम, लेकिन इस बार जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, वॉशिंगटन इज द फोर्स बिहाइंड द प्रपोजल। तो इसका मुख्य जो श्रेय जाता है वॉशिंगटन को जाता है, वॉशिंगटन ही यानी कि यूएस ही इस पूरे प्रपोजल के पीछे है। According to the Biden plan, which the US president says was laid out by Israel, बोल रहे हैं बाइडन के अकॉर्डिंग जो ये प्लान है इसके अकॉर्डिंग, जो कि उनका क्या कहना है कि किसके द्वारा बनाया गया है? इजराइल के द्वारा बनाया गया है। देयर वुड बी अ 6 week long ceasefire in the first phase। पहले चरण में, पहले फेज में 6 हफ्तों का युद्ध विराम रहेगा। ठीक है, इजरायली ट्रूप्स वुड पुल बैक फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। और इस दौरान में क्या कार्रवाई होगी? इस दौरान में जो इजराइल की सेना
गजा पट्टी के अंदर घुसी हुई है और वहाँ के जो घने आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पे है, तो वहाँ से वो लोग पुल बैक करेंगे। पुल बैक करना मतलब पीछे हटेंगे, ठीक है। अलाउ मोर 8 ट्रक्स इनटू गजा, और गजा में वो मदद के जो राहत के ट्रक्स हैं वो जाने देंगे। एंड रिलीज पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इन एक्सचेंज फॉर 33 हॉस्टेजेस हेल्ड बाय हमास, और 33 हॉस्टेजेस जो हमास द्वारा किए गए हैं उनके आज़ादी के बदले वो कुछ पैलेस्टीनियन नागरिकों को छोड़ेंगे। इन द सेकेंड फेज, फिर दूसरे चरण की बात आती है। हमास इज टू रिलीज द रिमेनिंग हॉस्टेजेस व्हाइल इजराइल इज एक्सपेक्टेड टू विड्रॉ फ्रॉम गजा स्ट्रिप। दूसरे चरण में हमास जो है वो बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा और उसके एवज में, उसके बदले में इजराइल जो है पूरी तरीके से गजा पट्टी से बाहर चला जाएगा। द थर्ड फेज वुड सी द इनक्लेव्स रिकंस्ट्रक्शन, और तीसरे चरण में गजा पट्टी का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। वहां पे जो बिल्डिंग्स तहस नहस हुई हैं, तबाह हुई हैं, उनको दोबारा से बनाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। While the Biden administration, which backs Israel war on Gaza, is actively pushing for this plan, बोल रहे हैं जहां एक तरफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन सरकार जो कि गजा पट्टी में इजराइल द्वारा आक्रमण के पक्ष में थी, उसके सपोर्ट में थी, वो इस वक्त पे जोर शोर से इस प्लान को एक्टिवली पुश कर रही है, यानी कि आगे प्रोत्साहित कर रही है, आगे प्रेरित कर रही है। देयर आर सीरियस हिंड्रेंसेस ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ पे कुछ रुकावटें हैं जो कि बहुत गंभीर हैं। द यूएस हैज रिपीटेडली सेड दैट द प्रपोजल हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ इजराइल। यूएस तो बार बार कह रहा है कि भाई इजराइल ने इसको स्वीकृति दी है, बट द बेंजामिन नेतान्याहू गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली एंडोर्स्ड द प्लान। लेकिन बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार, जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट है, उनकी सरकार ने अभी तक इसको पब्लिकली एंडोर्स नहीं किया है, पब्लिकली इसको बोला नहीं कि हाँ जी ये प्लान हमने दिया है या हमने एक्सेप्ट करा है, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। मिस्टर नेतान्याहू was politically weakened last week when opposition politician Benny Gantz quit the unity government। बोल रहे हैं कि जो नेतान्याहू है वो पॉलिटिकली पिछले हफ्ते कमजोर हो गए जब उनके एक ऑपोजिशन पॉलिटिशियन थे बेनी गांस, उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, वो छोड़ के चले गए। यूनिटी गवर्नमेंट मतलब जो एक हो चुकी अभी सरकार है, यूनिटी से चल रही है, सब ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष सब मिले हुए हैं, ठीक है, सब एक ही मत में, एक ही सुर में बोल रहे हैं, तो वो उससे उनने वापसी ले ली, उससे वो पीछे हट गए। लीविंग प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू मोर डिपेंडेंट ऑन हिज फार राइट एलाइज। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ कि वो बिल्कुल जो एक्सट्रीम राइट के जो उनके सहयोगी हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और एंड द फार राइट पार्टीज इन रूलिंग कोalition have threatened to break the government if he accepted the ceasefire proposal। और जो फार राइट विंग की पार्टीज हैं इस रूलिंग सरकार में, गठबंधन की सरकार में, इन्होंने पहले भी उनको धमकी दी थी, उन्होंने पहले से उनको धमका रखा है कि भाई अगर आप सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो अब वो बीच मझधार में फंसे हुए हैं। So the question is whether Mr. Netanyahu could place the country's interest above his political survival, क्योंकि इस चीज के आरोप उनके ऊपर पहले भी लगे हैं कि नेतान्याहू जो हैं वो अपने पॉलिटिकल जो मंशाएं हैं, विशेष हैं, उनको फुलफिल करने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं बजाय कि ये देखने के कि भाई जनता इससे परेशान हो रही है और जनता सीज फायर चाहती है, ये देखने की बजाय ऐसा नेतान्याहू के ऊपर आरोप लगा था, ठीक है। तो अब ये देखना बड़ा सवाल होगा कि क्या नेतान्याहू देश हित को अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल से ऊपर रख पाएंगे। On the other side, Hamas demands an immediate Israeli withdrawal from Gaza's Rafah crossing with Egypt। बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमास जो अब बोल रहे हैं कि बहुत सारे पचड़े हैं, बहुत सारी इसमें हिंड्रेंसेस हैं, तो इजराइल का हिंड्रेंस तो हमने बता दिया कि उनकी रूलिंग राइट विंग पार्टी जो है सरकार उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो चाहते हैं कि भाई युद्ध अब रुके ना, ठीक है। वहीं हमास की तरफ से क्या हिंड्रेंस है कि हमास ने बोला है कि भाई हमें गजा के रफा वाले हिस्से से जो कि इजिप्ट से लगता है, हमें वहां से इजराइल का टोटल विड्रॉल वो भी इमीडिएटली चाहिए।
total freedom in choosing the Palestinian prisoners to be released, और हमें ये आज़ादी चाहिए कि कौन से Palestinian prisoners आप रिलीज करेंगे, and guarantees from China, Russia and Turkey for a final agreement with Israel, और हमें चाइना, रशिया और टर्की से ये गारंटी चाहिए कि इजराइल के साथ में हमारा अब ये फाइनल अग्रीमेंट है, हमें इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा. As both sides harden their stances, truce remains elusive. अब क्योंकि दोनों ही पक्षों ने अपना जो स्टांस है, अपना जो पक्ष है वो और ज़्यादा कठोर कर दिया है, अपना जो रुख है वो और ज़्यादा कठोर कर दिया है, तो ट्रूस मतलब युद्ध विराम, सीज फायर, ठीक है, वो क्या है, रिमेन्स इल्यूसिव मतलब वो भी हाथ में ऐसा लगता नहीं कि आने वाला है, वो ऐसा लगता है कि अभी डिफिकल्टी से मिलेगा, अभी मिलने वाला आसानी से नहीं है. Since the war began, at least 37,000 Palestinians have been killed by Israel and 2.3 million people displaced. बोल रहे हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ है लगभग 37,000 पैलेस्टीनियन जो है वो मारे जा चुके हैं और 2.3 मिलियन लोग जो हैं वो अपने घर बारों से विस्थापित कर दिए गए हैं इजराइल के द्वारा. Israel has repeatedly ignored pleas to protect civilian lives. इसराइल को बार बार ये आह्वान किया गया कि भाई आप प्लीज़ सिविलियन इलाकों में मारामारी ना करो, सिविलियन इलाकों में मत घुसो, लेकिन फिर भी उनने बार बार इस याचिका को, बार बार इस गुहार को उन्हें नज़रअंदाज किया. While Hamas has shown little interest in making concessions to clinch a ceasefire deal. और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि हमास ने भी कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया कि भाई उनके सामने कोई सीज फायर की डील लेकर आए हैं तो उनको एकदम से झट से लपक लिया, ऐसा उनने भी नहीं किया. ठीक है. इसराइल वॉन्ट्स दी हॉस्टेजेस टू बी फ्रीड. इसराइल चाहता है कि उनके जो बंधक बनाए गए हैं नागरिक उनको छोड़ दिया जाए. हमास वॉन्ट्स द वॉर टू बी ओवर. और वहीं हमास चाहता है कि भाई वो युद्ध खत्म हो एंड इजरायली ट्रूप्स टू बी आउट ऑफ गजा, और गजा से इजरायली सेना बाहर चली जाए. They should realize that the only way to meet these objectives is to strike a negotiated deal. बोल रहे हैं उन सब दोनों पक्षों को ये एहसास होना चाहिए, ये चीज़ का उनको ध्यान होना चाहिए कि एकमात्र तरीका इस दोनों पक्षों की डिमांड्स को हासिल करने का एकमात्र तरीका यही है कि इस वक्त में जो भी नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो भी बातचीत हो रही है, उसके अंदर जो भी डील निकल कर आ रही है उसको आप हाँ बोलो, उसको आप स्ट्राइक करो, उसमें फाइनलाइज करो, रादर दैन प्रोलॉन्गिंग द वॉर, बजाय कि युद्ध को और लंबा खींचने के. दैट हैज़ डिस्ट्रॉयड मच ऑफ गाजा एंड टर्न्ड इजराइल इनटू एन इंटरनेशनली आइसोलेटेड रोग स्टेट. जिसने कि गाजा को लगभग ख़त्म कर दिया है, गाजा के ज़्यादातर हिस्से को, मच ऑफ गाजा मतलब ज़्यादातर हिस्से को ख़त्म कर दिया है. और टर्न्ड इजराइल इनटू का मतलब होता है कि इजराइल को एक इंटरनेशनली दुनिया भर के देशों का उससे क्या हो गया है, अलग हो गए हैं दुनिया के देशों, उन्होंने उसको छोड़ दिया है. पहले सब लोग सपोर्ट करते लेकिन बाद में बोला कि नहीं अब गलत हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है. तो इजराइल को ज़्यादातर देश जो है वो अलग थलग रख चुके हैं, आइसोलेट कर चुके हैं. रोग मतलब होता है दुष्ट, कि इजराइल की छवि एक दुष्ट देश की बन चुकी है कि ये तो बड़े चालबाज हैं, ये बड़े धोखेबाज हैं, ये लोग गलत हैं. ठीक है, ऐसा देश बन के छूट गया है इजराइल. ठीक है, तो दोनों ही देशों का नुकसान हो रहा है. इजराइल का नुकसान हो रहा है उसकी इमेज के तौर पे, और गजा का नुकसान हो रहा है उसकी एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के तौर पे. ठीक है, तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि What is the primary objective of the 3-phase ceasefire plan proposed by President Joe Biden for Gaza? बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो 3 फेजेस का सीज फायर प्लान बताया है उसका मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई सबसे पहले चरण में क्या होगा, जो पहले चरण में होगा वही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. पहले चरण में ये होगा कि उनके हॉस्टेजेस छुड़ाए जाएंगे और गजा से इजरायली ट्रूप्स को बाहर निकाला जाएगा. ठीक है, टू एनफोर्स अ परमानेंट सीज फायर एंड इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल. तो देखो परमानेंट सीज फायर, पहले थोड़ा सा सीज फायर तो हो, इंटरिम सीज फायर तो हो, उसके बाद में परमानेंट सीज फायर की बातचीत करेंगे. राइट, तो ये इनकरेक्ट है. तो फैसिलिटेट द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम गजा एंड द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस. बिल्कुल करेक्ट है, वो यही चाहते हैं कि गजा से इजरायली ट्रूप्स बिल्कुल बाहर हो जाए और वहाँ के जो हॉस्टेजेस हैं, इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, वो छूट जाए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which factor
is identified as main hindrance to achieving a ceasefire according to the passage। तो पैसेज में जब स्टार्टिंग में बोला गया कि बहुत सारे पहले भी प्रयास किए गए, तो यही बोला गया ना कि हमास का जो अड़ियल रवैया है, हमास ने जो एक अड़ियल रुख इख्तियार कर लिया है कि नहीं जी हम तो मानेंगे नहीं इसके बिना, तो वो है एक मुख्य हिंड्रेंस का कारण। ठीक है। Israel's refusal to agree to UNSC resolution incorrect है। The US previous abstention from voting on resolution incorrect है। Hamas tough position option C is correct। Based on the passage, which of the following best explains the main challenge faced by Prime Minister Netanyahu regarding the ceasefire proposal? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेंजामिन नेतान्याहू का सीज फायर प्रपोजल के प्रति जो मुख्य चैलेंज है उसको बताता है। तो उनका मुख्य चैलेंज यही है ना कि भाई उनको अपने ही देश में अपने ही पार्टी की जो गठबंधन है उससे उनको खतरा है, उससे उनको धमकी मिल रही है, उससे उनको प्रेशर मिल रहा है। तो वो कौन सी साइड के हैं? फार राइट पार्टीज हैं। द ऑपोजिशन फ्रॉम द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन सरकार उनको विरोध कर रही है कि भाई नहीं जी आप सीज फायर मत करो, ये इनकरेक्ट है। द प्रेशर फ्रॉम फार राइट पार्टीज इन हिज कोalition, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द सपोर्ट फ्रॉम रशिया, चाइना एंड टर्की, तो रशिया, चाइना और टर्की जो है वो इजराइल के सपोर्ट में नहीं है। ठीक है। हमास बोल रहा है कि भाई हमें उनसे आप गारंटी दिलवा दो तो हम मान जाएंगे कि इजराइल अपनी बात पे टिका रहेगा और ये चीज मान जाएंगे हम। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the passage imply about the consequences for Israel if the ceasefire proposal is not accepted? बोल रहे हैं कि पैसेज में कौन से consequences के बारे में कहा गया है अगर इजराइल जो है वो सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होगा? इजराइल को क्या किस चीज का खतरा है कि दुनिया में इसकी छवि खराब हो रही है। अब इस वक्त यूएस तो सपोर्ट कर रहा है, बाद में वो भी साथ छोड़ देगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल का साथ छोड़ चुके हैं। ठीक है। इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर नेतान्याहू, इनकरेक्ट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आज है कल नहीं भी हो सकती है। इमीडिएट फ्रीडम फ्रॉम फॉर पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, इनकरेक्ट है। स्ट्रेंथन रिलेशंस विद यूएस, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो यूएस क्यों मजबूती देगा उन रिश्तों को? नहीं देगा ना, तो इनकरेक्ट है। इंटरनेशनल आइसोलेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the best synonym, best antonym for truce? ट्रूस का मतलब होता है दोस्ती, सीज फायर, किसी मतभेद को आपने रोक दिया, वो हो गया ट्रूस, शांति बहाली। ठीक है। कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पीस शांति, सीज फायर मतलब कोई युद्ध विराम, अग्रीमेंट मतलब बात को मान जाना, ये तीनों जो है वो ट्रूस के वन और द अदर फॉर्म है। सो ऑप्शन ए कन्फ्लिक्ट इज करेक्ट। रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस मतलब होता है किसी चीज की याद, है ना, मेमोरी, स्मृति, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? हार्श मतलब कठोर। बेनेवलेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा उदार, बहुत ज़्यादा काइंड। रिमेम्बरेंस मतलब कुछ याद, कुछ स्मरण। ऑब्लिवियन यानी कि किसी चीज़ को आप अनकॉन्शियसनेस के साथ में करते हैं, कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, ठीक है, वो होता है ऑब्लिवियन। सो ऑप्शन सी रिमेम्बरेंस इज करेक्ट। द बुक नरेटेड द एथलीट्स प्रोवेस इन अ ल्यूसिड मैनर। प्रोवेस का मतलब होता है किसी भी फील्ड में कोई एक्सेप्शनल करना, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस है, बहुत ज़्यादा आपको टैलेंट है उस फील्ड का। ठीक है। तो बुक बताती है उस एथलीट का प्रोवेस के बारे में इन अ ल्यूसिड मैनर। तो किसके बारे में बताती है? एक्सेप्शनल मास्टरी के बारे में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एफ्लुएंट डेज, एफ्लुएंट डेज मतलब एक ऐसा समय जब वो बहुत धनी था। रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स मतलब उसके जो अच्छे से बहुत सोफिस्टिकेटेड जो तर्क वितर्क है उनकी बात कर रहे हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन परिस्थिति की, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी एक्सेप्शनल मास्टरी के बारे में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। She has become a familiar figure in the world of politics. Appropriate meaning बताना है underlined word का। familiar, familiar का मतलब क्या होता है कि क्या आप उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है, आपका जान पहचान, आप कितने जागरूक हैं उस चीज़ के बारे में और उस चीज़ के प्रति आप कितने जानकार हैं। ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं आर यू फेमिलियर विद द फेस ऑफ आलिया भट्ट, यानी कि क्या आप उसका चेहरा पहचानते हो, क्या आप उसका चेहरा जानते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स की दुनिया में एक जाना माना चेहरा है। लेजेंड, लेजेंड मतलब कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही नायाब, उसने बहुत कार्य किया है। ठीक है, वैसा कोई है नहीं। एलिवेटेड उठा हुआ। फैंसी बड़ा ही
देखने में या लगने में बहुत ही फैंसी, बहुत ही डेकोरेटिव काइंड. नोन मतलब जाना हुआ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. The unexpected turn beside the project put the company in a big financial crisis. देखो बोल रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट में जो हम नहीं समझ रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, उस प्रोजेक्ट में जो हुआ घटना वो कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस में लेकर आया. तो किसी प्रोजेक्ट में घटना हुई होती है, किसी प्रोजेक्ट के साथ में घटना हुई होती है. प्रोजेक्ट के अंदर घटना होती है ना, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें कोई घटना होगी. सो बिसाइड की बजाय क्या होगा, टर्न इन द प्रोजेक्ट, ना कि बिसाइड. अनटिल द प्रोजेक्ट, जब तक प्रोजेक्ट है. नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. बिटवीन दी, उसके बीच में. इन दी प्रोजेक्ट, उसमें, प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ हुई उसकी वजह से. सो ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ हुई इन दी प्रोजेक्ट इज करेक्ट. इट इज इंपॉर्टेंट टू सी स्कूल होलिस्टिकली. ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल को एक कंप्लीट डेवलपमेंट की तरह देखें, कंप्लीटनेस की तरह देखें. इट इज़ नॉट अ सेट ऑफ एटॉमिक आइटम्स ऑफ रूम. ये एक कमरे के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका सेट नहीं है, लाइब्रेरी का सेट नहीं है, असेंबली हॉल्स का सेट नहीं है, कैंटीन का सेट नहीं है, एंड प्लेग्राउंड का सेट नहीं है. इट इज़ ऑल ऑफ दीज. ये इन सभी का कॉम्बिनेशन है, बट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर. लेकिन एक दूसरे के साथ में एक सिस्टमैटिक रिलेशन है इनका. ठीक है. अब आप क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, आपको कुछ बुक्स चाहिए, आप लाइब्रेरी से लोगे. असेंबली में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं. कैंटीन में आप खाना खा सकते हैं, प्लेग्राउंड में आप खेल सकते हैं. तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. द कंटूर्स of which are often far too obvious and often simply mysterious. बोल रहे हैं जिनके कंटोर्स का मतलब होता है आकार, संरचना. तो इनका जो रिलेशनशिप है इन सभी चीज़ों का आपस में, जिनके आकार और संरचना कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती हैं, समझ में आता है कि अच्छा ये इस पर्पस के लिए बना है, इसका ये पर्पस है, इनका आपस में ये रिलेशन है. लेकिन कभी कभी बहुत मिस्टीरियस होती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इस चीज़ का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, इस चीज़ का यहाँ पे क्या पर्पस है. ठीक है. सो यहाँ पे कंटूर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. कंटूर का मतलब होता है आकार और संरचना, जो कि स्पेलिंग होते हैं CONTOURS, कंटूर. सो ऑप्शन बी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. शी हैज़ नो डिज़ायर फॉर मनी. डिज़ायर का हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है. डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, चाहत किसी चीज़ की. सो वो क्या होगा, इच्छा या चाहत आपकी, विश होगी. केयर मतलब किसी की केयर करना, किसी की देखभाल करना. डिस्गस्ट मतलब किससे घृणा करना, घृणित करने वाली कोई चीज़. विश इच्छा. डिस्पाइज मतलब छुपा हुआ. सो यहाँ पे ऑप्शन सी, विश इज करेक्ट. माई एल्डर ब्रदर यस्टरडे हैड टुक माई फेसबुक पासवर्ड. मेरे भाई ने कल लिया था, पास्ट में लिया था. तो हैड टेकन माई फेसबुक पासवर्ड. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा. सो कार्य क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है तो उसने कल लिया था. तो माई एल्डर ब्रदर यस्टरडे हैड टुक की बजाय टेकन. यस्टरडे हैड टुक, ऑप्शन सी इज करेक्ट. अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ. आपने 26 जनवरी की परेड और 14 अगस्त 15 अगस्त की परेड देखी है. उसमें आपने कभी देखा है कि किसी को अवार्ड मिलता है मरणोपरांत. फिर जब उनका इंग्लिश अनुवाद आता है तो उसमें बोलते हैं पोस्थमसली. पोस्थमसली मतलब मरणोपरांत. ठीक है. तो अब कोई राइटर है, उसकी कोई बुक पब्लिश हुई उसके डेथ के बाद में, तो क्या होगा, पोस्थमस पब्लिकेशन. पोस्थ्यूमन जो है करेक्ट वर्ड नहीं है. प्रीडिसेसर मतलब कोई, मैंने अभी मान लो फरवरी 2024 में मेरी कोई बुक पब्लिश हुई, उससे पहले जो मेरी बुक थी वो आई थी मार्च 2013 में. तो ये क्या हुई, इसकी प्रीडिसेसर हुई. ये प्रीडिसेसर है. तो प्रीडिसेसर पब्लिकेशन मतलब जो अभी से पहले वाली पब्लिकेशन थी. पोस्थमस मतलब मरणोपरांत. पोस्थमस पब्लिकेशन मतलब मरणोपरांत कोई चीज पब्लिश हुई. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द डिसीजन टू एंगेज इन एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इज टैसिट. टैसिट का मतलब होता है एक ऐसी घटना जो आपने शब्दों में नहीं कही, कोई ऐसी चीज़ जो आपने शब्दों में नहीं कही लेकिन वो स्पष्ट होगी. अब कैसे होता है, मान लो आप अपने किसी फ्रेंड से नाराज़ हो, आप उसको बोल नहीं रहे कि भाई मैं तेरे से गुस्सा हूँ, लेकिन आपके एक्शंस दिखा रहे हैं कि आप उससे गुस्सा हो. तो उसको स्पष्ट हो गया कि तू आप उससे गुस्सा हो. वो बोल रहे कि यार क्या हो गया तेरे को, तू बात क्यों नहीं कर रहा, नाराज़गी है क्या कोई. ठीक है. तो वो क्या होता है,
टेसिट, जो कि आपके एक्शन से या किसी भी और चीज़ से स्पष्ट हो जाए कि हाँ जी ये चीज़ ये कहना चाह रहा है या ये चीज़ ये करना चाह रहा है, बट आपने शब्दों में नहीं कही, ठीक है। तो इस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में मतलब जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, उसमें इंगेज होने का जो डिसीजन था वो टेसिट था, यानी कि वो स्पष्ट था, वो कहा नहीं गया लेकिन वो स्पष्ट था। सो इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, बिना कहे कोई चीज स्पष्ट हो जाए। इनफेक्टिव कंप्लीटली, इनकरेक्ट। रिग्रेटेड बाय एवरीवन, इनकरेक्ट। इनकम्प्रिहेंसिबल फॉर सम, किसी को ना समझ में आने वाली। इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Students should have a good vocabulary to write an essay effectively. अब यहाँ पे देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमने। स्टूडेंट्स की स्पेलिंग करेक्ट है, शुड के करेक्ट है, हैव देखो करेक्ट है, गुड करेक्ट है, वोकैबुलरी करेक्ट है, टू राइट एन एसे करेक्ट है, इफेक्टिवली के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होता है? EFFECTIVELY, ठीक है। तो राइट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, गुड, इफेक्टिवली ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह भिक्षा मांगते हुए जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भिक्षुक। सबसे फर्स्ट वर्ड है मेंडिकेंट, मेंडिकेंट मतलब भिक्षुक को बोला जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेलेबल, मेलेबल मतलब लचीला। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब बहुत ही छोटा सा। मिसोगेमिस्ट मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, जो शादी के पक्ष में नहीं है, सो ऑप्शन ए मेंडिकेंट इज करेक्ट। यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश विद इन 1 ईयर, आप इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते, इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट होते हैं। सो यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट टू स्पीक की बजाय क्या होगा? यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 1 ईयर। टू स्पीकिंग, ऑफ स्पीकिंग, रीअश्योर्ड ऑफ, कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Will Ramya had completed that work by 2025, बोल रहे हैं फ्यूचर की एक घटना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि अगर वो उस समय तक कर लेगी काम, तो बोल रहे हैं कि क्या राम्या उस समय तक वो काम कर लेगी, 2025 तक वो काम कर लेगी। तो विल राम्या हैड जो है पास्ट में कोई चीज हो चुकी है वो बता रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? विल राम्या हैव, विल हैव उसने कर लिया होगा, नेक्स्ट वीक तक वो कर लेगी, ठीक है। तो विल राम्या हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025, हैड की बजाय क्या आएगा? हैव आएगा। They knew that the stock of the food was getting reduced and the fund dash for that was not enough for the next week. उनको पता था कि खाने का जो भंडारण है, स्टॉक है, वो कम होता जा रहा है और जो पैसा है डैश के लिए पैसा अलॉट किया गया है उसके लिए was not enough for next week, वो अगले हफ्ते के लिए काफी नहीं होगा। asserted, asserted का मतलब होता है clearly कुछ चीज बोलना, स्पष्ट होना किसी चीज का। alerted, alerted मतलब किसी चीज की चेतावनी देना। abandon मतलब किसी चीज को छोड़ देना, और allotted मतलब कि फंड अलॉट करना, उसके लिए निर्धारित करना। तो यहाँ पे फंड अलॉट किए जाते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। It is beyond my cognitive capacity to solve the mathematical problems. Incorrectly spelled word बताना है। It is beyond my cognitive, cognitive नहीं होता, cognitive होता है, COGNITIVE। cognitive मतलब समझ से, मेरी समझ से बाहर है कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो cognitive की बजाय क्या होता है? cognitive होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Swans are large water birds that dash to the family nth day. बोल रहे हैं स्वॉन्स जो हैं वो बहुत बड़े पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं जो कि एनाटिडे नाम की एक प्रजाति है, फैमिली है पक्षियों की, उनको बिलोंग करते हैं। दैट बिलोंग टू होगा। विच ऑल्सो इंक्लूड्स डक एंड गीज, जिसमें डक्स और गीज भी शामिल हैं। दे डैश फॉर देयर ब्यूटी एंड ग्रेस, बोल रहे हैं उनको जाना जाता है। दे आर नोन हो सकता है, ठीक है, दे आर फेमस हो सकता है। फॉर देयर ब्यूटी, अपनी ब्यूटी, खूबसूरती और अपनी एलिगेंस के लिए, ग्रेस के लिए वो जाने जाते हैं। एंड आर ऑफन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ लव, और इनको अक्सर
प्यार का, फिडेलिटी मतलब भरोसे का, विश्वास का, और एलिगेंस का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्वॉन्स जो हैं उनको लव बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि कोई भी स्वॉन जो है वो एक जोड़ा जो बनता है वो उम्र भर के लिए, जब तक वो जीवित हैं, दोनों ही पक्ष चाहे एक भी जीवित है तब तक के लिए वो उसी जोड़े के साथ में रहता है। वो दूसरी शादी का इनके अंदर कंसेप्ट नहीं होता, दूसरी वाली का या दूसरे वाले का इनके अंदर कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर डैश फीचर्स, यूनिक फीचर्स हो सकते हैं, सच एज देयर लॉन्ग नेक, उनकी लंबी सुराहीदार गर्दन के लिए, लार्ज विंग स्पैन, बहुत बड़े से पंखों के लिए, एंड स्ट्राइकिंग वाइट फेदर्स, और जो बड़े खूबसूरत से इनके सफ़ेद पंख होते हैं उनके लिए। डैश नॉट ऑल स्वॉन स्पीसीज आर वाइट बोल रहे हैं, लेकिन सभी स्वॉन की स्पीसीज जो है वो सफ़ेद नहीं होती। द ब्लैक स्वॉन डैश हैज़ ब्लैक फेदर्स, जो ब्लैक स्वॉन होता है उसमें ब्लैक फेदर्स होंगे विद रेड बिल, बिल मतलब उनकी चोंच टाइप जो होती है ना, बिल मतलब उनकी चोंच, तो वो रेड कलर की होती है। स्वॉन्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड्स, स्वॉन लगभग हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड के लिए जाने जाते हैं। पेयर बॉन्ड मतलब जिसके साथ में एक बार जोड़ा बन गया वो बन गया। दे मेट फॉर लाइफ, वो उम्र भर के लिए जोड़े में रहते हैं, एंड कैन लिव अप टू 20 years, और 20 सालों तक जीवित रह सकते हैं। Swans are large water birds that dash to family Anatidae। अब swans लिखा गया है, प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या होगा आगे, वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, belong ना कि belongs। ऑप्शन ए, belong to the family of Anatidae। They dash for their beauty and grace, they are known, they have knowing, they were known, they had know, they are known। ऑप्शन बी is correct। They are famous for their dash features, उनके distinctive मतलब बड़े अलग फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलर मतलब जो बाकियों में है वैसे ही। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध। फाइनाइट मतलब एक प्रकार के, एक डेफिनेट तरीके के, सीमित ढंग के। सो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव विविध, अलग, बहुत अलग फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। डैश नॉट ऑल स्वॉन स्पीसीज आर वाइट। कॉन्सिक्वेंटली मतलब नतीजतन। फॉर्मली मतलब पहले। बिकॉज मतलब क्योंकि। हाउएवर हालांकि सभी स्वॉन प्रजातियां सफेद नहीं होती। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ब्लैक स्वॉन डैश हैज ब्लैक फेदर्स। आफ्टर ऑल बोल रहे हैं कि ब्लैक स्वॉन जो है उसमें अंत में तो बात है नहीं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, ऑफ कोर्स जाहिर तौर पे, इन एडिशन इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्वॉन फॉर एग्जाम्पल हैज ब्लैक फेदर्स। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।